मार्केटिंग के ऊपर। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से होती है, क्या हमने चैप्टर में पढ़ना है, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे चैप्टर का नाम है और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम पढ़ने के वाले हैं कि अल्टीमेटली मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग किस तरीके से होती है, क्या मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग में एक सेलर क्या क्या करता है। तो बेसिक आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक्स पर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो आज क्या है, सबसे पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन। मार्केटिंग क्या है? इट इज अ सोशल प्रोसेस। पहली बात, सोशल प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल प्रोसेस? कि सर प्रोसेस तो है लेकिन सोशल प्रोसेस है मतलब पूरे सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है, एक तरीके से सोसाइटी को एक साथ लेके चलना है। एक सोशल प्रोसेस है कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, एक आम इंडिविजुअल भी और बहुत सारा बड़ा ग्रुप भी, ऑब्टेन्स व्हाट दे नीड एंड वांट, उन्हें मिलेगा जो भी उन्हें चाहिए या जो भी उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर। हम लोग गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे बट मेजर पॉइंट इज ऑफ वैल्यू। अगर वो फ्री में काम हो रहा है तो फिर वो मार्केटिंग में नहीं आएगा। चीज क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब वैल्यू होनी जरूरी है, फ्री में कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, बेसिक डिफरेंस लिखा है मैंने मार्केटिंग का और सेलिंग का। अब व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग, कि बेसिक डिफरेंस क्या आता है, मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है। देखिए पहले क्या होता था कि पहले ये दोनों ही कॉन्सेप्ट सिमिलर लगते थे, इवन आज भी सिमिलर लगते हैं। कई लोगों को तो मार्केटिंग और सेलिंग एक ही लगता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब देखिए क्या बड़ा डिफरेंस आता है मार्केटिंग और सेलिंग में। मैंने कुछ सिलेक्टेड 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इससे आपको सारा क्लैरिफिकेशन बट आ जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले फोकस, मेन फोकस इन सेलिंग, द मेन फोकस इज ऑन द नीड ऑफ द सेलर। मतलब सेलिंग में सिर्फ सेलर को कंसीडर करा जा रहा है, कस्टमर को देखा ही नहीं जा रहा, कस्टमर के अकॉर्डिंगली काम ही नहीं हो रहा। सेलर ये सोच रहा है कि बस मैं किसी भी तरीके से सामान को सेल कर लूं, वो सेलिंग है। बट मार्केटिंग क्या है? द मेन फोकस इज ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। मतलब यहाँ पर जो मेन फोकस है वो कस्टमर के ऊपर है। यहाँ प्रोडक्ट बनाया ही वो जाएगा जिस चीज की मार्केट में डिमांड है, यहाँ प्रोडक्ट बनाया ही वो जाएगा जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव। अब मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और सेलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट तो होगा ही, ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस का प्रॉफिट ही है। लेकिन सेलिंग में क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सेल, की सेल भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, कैसे भी बढ़े मुझे बढ़ाना है। बट मार्केटिंग में क्या है? ऑप्टिमम प्रॉफिट्स विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आप प्रॉफिट कमाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रॉफिट लीजिए बट कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ, और कोई भी उस केस में धोखाधड़ी ना हो, ऑप्टिमम प्रॉफिट्स हो, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी ना हो। देन नेक्स्ट है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। मार्केटिंग कब शुरू होता है? देखो मार्केटिंग प्रोडक्शन से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है, कि जैसे आपने प्रोडक्ट डिजाइन करा, डिजाइन करने के बाद उसको रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट वगैरह, फिर प्रोडक्शन शुरू होगा। मतलब स्टार्टिंग मार्केटिंग की प्रोडक्शन से ही पहले हो जाती है। और कब तक चलती है? सेल के भी बाद, यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं, सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, वो आफ्टर सेल तक चलता रहता है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से भी पहले और खत्म होता है सेल के भी बाद, चलता रहेगा। बट सेलिंग स्टार्ट होगा जैसे ही प्रोडक्शन खत्म होगा उसके बाद, और सेल होते ही सेलिंग समाप्त। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब कि किसको ऊपर रखा जाएगा, सेलर को और बायर को। मार्केटिंग में क्या है कि कंज्यूमर इज द किंग, क्योंकि सब कुछ किसके अकॉर्डिंगली होता है? कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली। तो मार्केटिंग में जो जेन्युइन फोकस है वो किस पे है? कंज्यूमर। बट सेलिंग में क्या है? सेलर इज द किंग, सेलर ही किंग है, कि वो अपने अकॉर्डिंगली सामान को बेच रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है, जो उसका मन करता है वो कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कोप। क्या स्कोप बड़ा है? देखो सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आ जाता है सेलिंग, क्योंकि मार्केटिंग कब शुरू हो रहा है? प्रोडक्शन से भी बहुत पहले, बहुत सारे काम हो रहे हैं, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर सेल हो रही है, फिर आफ्टर सेल हो रहा है, मार्केटिंग चल रहा है। बट सेलिंग क्या है? सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप, कि सामान बना, सेल आउट हो गया, खत्म सेलिंग। मार्केटिंग एक वाइडर स्कोप। तो क्या है? मार्केटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज वाइडर इन स्कोप, एंड सेलिंग इज लिमिटेड कॉन्सेप्ट, लिमिटेड इन स्कोप। आई होप आपको ये क्लियर है।
अब मैं डायरेक्ट थोड़ा जंप करके आगे जा रहा हूँ चैप्टर में मार्केटिंग मिक्स पे, बट जो भी आपके बीच के कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं वो हम अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, आपके बोर्ड तक सब कुछ हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, इन वीडियोस को शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मिक्स। अब क्या मार्केटिंग मिक्स है? देखो, जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी टूल्स एक सेलर या एक मार्केटर यूज कर रहा है कहां तक पहुंचने के लिए, कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। क्या है कि द टूल्स विद द मार्केटर मिक्सेस, जो भी वो मिक्स कर रहा है, 3 से 4 कंपोनेंट्स जो मिक्स कर रहा है टू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर मार्केट से, एक नंबर ऑफ कस्टमर से, एक ग्रुप से इंटरैक्ट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मेजर 4 ग्रुप्स हमने पढ़ने हैं, चारों पे ही क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स क्या है? नंबर 1 इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये चारों मैं आपको एक एक वीडियो में कवर करूंगा, मतलब मार्केटिंग लगभग 6 पार्ट्स में होगा। आज बेसिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन 4 अलग वीडियोस, और जो बीच का पार्ट बचा वो 6 पार्ट। तो मार्केटिंग के 6 पार्ट्स आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं प्रोडक्ट का बेसिक, क्योंकि डिटेल में तो मैं नेक्स्ट वीडियो कवर करूंगा। आज प्रोडक्ट है क्या? एनी टेंजिबल और इंटेंजिबल थिंग कह लो या प्रोडक्ट कह लो, मतलब यहाँ पर टेंजिबल यानी गुड्स और इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज। तो टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द कस्टमर, जो कस्टमर को ऑफर करा गया है, जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब जो भी चीज जिसकी मुझे कुछ वैल्यू पे करनी पड़ती है और वो मेरी नीड को सेटिस्फाई कर देता है, दैट विल बी अ प्रोडक्ट फॉर मी। क्या लिखा है कि एनी टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द कस्टमर विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। आई होप आपको क्लियर है। अब क्या है प्रोडक्ट मिक्स? अब देखिए, हम लोग सब में मिक्स पढ़ने वाले हैं कि प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स। तो बेसिक मिक्स क्या है? यहाँ पर मिक्स का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इनसे रिगार्डिंग लेने होंगे, दैट विल बी द मिक्स। दैट इज, अगर प्रोडक्ट मिक्स है तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक सेलर को जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो वो किस में आ जाएगा? प्रोडक्ट मिक्स। क्या है? ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। अब प्रोडक्ट मिक्स में मेजर 3 डिसीजंस लेने हैं। आप लोग याद कर लीजिए BPL। क्या बोलेंगे आप? BPL, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। यही तीनों हमने डिटेल में पढ़ने हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है, कितने तरीके की पैकेजिंग हो सकती है, लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग के क्या क्या फायदे हैं, एक अच्छा ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग में क्या है, ये सब कवर करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया, मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस समझ आया, मार्केटिंग मिक्स समझ आया। और आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक्स हैं? सबसे पहला द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, दूसरा द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और तीसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो कि एग्जाम में पूछा जाने के देयर आर हाई चांसेस, हैवी चांसेस ये एग्जामिनेशन में आएगा। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया मार्क कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के साथ। बट पता नहीं मुझे तुम लोगों ने पहला पार्ट देखा है नहीं देखा, तो पहले मैं एक बार मार्केटिंग को फिर से सिंपल शब्दों में डिफाइन कर देता हूँ। देखो, सेलिंग होता है सामान को बेचना, जबकि मार्केटिंग होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए सामान को बेचना। यानी कि सेलिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। सेलिंग सिर्फ कस्टमर के सामने से शुरू हो जाता है कि सेल करा, बात खत्म। मार्केटिंग कस्टमर को पहले अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप्स लेना, इनिशिएट करना कि किस तरीके से मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करूं। कस्टमर आ गया, अब सिर्फ बेचना नहीं है, कस्टमर के साथ रिलेशंस बनाने हैं, कस्टमर को मेंटेन रखना है ताकि वो बार बार मेरी दुकान पे आए, मेरा प्रोडक्ट बार बार सेल हो। इस पूरे प्रोसेस को, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा प्रोसेस, इसको ही हम लोग मार्केटिंग बोल रहे थे। मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहली चीज नीड्स एंड वांट्स। देखो, अगर कोई भी आपके पास आ रहा है या कोई किसी सामान की डिमांड कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पीछे उसकी नीड्स या वांट्स हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग का फीचर होता है कि ये देखना कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर चाह क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर किस चीज पे पैसा देने के लिए तैयार होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द नीड्स, व्हाट आर द वांट्स ऑफ द कस्टमर। उसके हिसाब से हम लोग अपना सामान ऑफर करेंगे मार्केट में, तभी बिकेगा, ठीक है। नंबर 2 इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग।
मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कि एक पूरा पैकेज बना के देना, एक पूरा फुल फ्लेज्ड सामान बिल्कुल कंप्लीट देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कैमरा बाय करा, तो अगर मैं कैमरा बाय कर रहा हूं तो क्या वो मुझे सिर्फ एक कैमरा की बॉडी दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो कैमरा की बॉडी, उसके साथ लेंस देंगे, एक लेंस के साथ एक बैटरी देंगे, उसका चार्जर देंगे, कई ऐसे आजकल जैसे व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो व्लॉगर्स के लिए पूरी किट आ रही है जिसमें वो माइक भी दे रहे हैं, एक वो ट्राईपॉड भी दे रहे हैं, ट्राईपॉड ही कहते हैं उसको, गोरिल्ला पॉड भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ पूरा मतलब किट बना के दे रहे हैं, एक पूरा फ्रेम करके दे रहे हैं। उसको हमने बोला एक पूरा मार्केट ऑफरिंग बनाना, एक पूरा पैकेज बना के देना, दैट इज अ मार्केट ऑफरिंग। सही है। थर्ड पॉइंट क्या आता है? कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करो जो पूरा वैल्यू प्रोवाइड करे कस्टमर को। आपको अगर कोई पे कर रहा है तो वो तभी पे करेगा अगर उसको उसकी वैल्यू दिखेगी। मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना है, मेरे सामने 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं कंपेयर करूंगा, फिर उस प्रोडक्ट को बाय करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफर करेगा। अगर मैं एक मार्कर भी लेने जा रहा हूं तो इस मार्कर में भी देर आर 10 टाइप्स ऑफ मार्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई कि विच मार्कर इज गिविंग मी द बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज, द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। मैं बहुत सारी चीजें कंपेयर करूंगा। तो थर्ड फीचर होगा द कस्टमर वैल्यू, कि मार्केटिंग फोकस करेगा कस्टमर की वैल्यू पे, कस्टमर को इंपॉर्टेंस देगा, वैल्यू प्रोवाइड करना उन्हें। फोर्थ क्या होगा? एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज बहुत जरूरी है। एक्सचेंज मीन्स कि दो लोग होने चाहिए, एक सेलर एक बायर, दोनों की नीड्स पूरी होनी चाहिए, एक की नहीं दोनों की। सेलर को प्रॉफिट हो जाए, बायर की नीड सेटिस्फाई हो जाए, उसको जेन्युइन प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए। तो दोनों को फोकस करना है, दोनों के पास एक दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो। सेलर के पास प्रोडक्ट, बायर के पास अमाउंट होना चाहिए, या वट एवर सेलर इज डिमांडिंग, जो भी सेलर मांग रहा है वो होना चाहिए। तो मार्केटिंग में एक एक्सचेंज मैकेनिज्म डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 फीचर्स आपको लिख के आने हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हो। मार्केटिंग चैप्टर में नंबर नहीं कटते, ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपली। जो पिछले 2 चैप्टर्स करे हैं हमने, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों में टेक्निकल टर्म्स लिखनी जरूरी है। इस चैप्टर को सिंपली अपने वर्ड्स में लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे, घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या फंक्शंस हैं जो मार्केटिंग में परफॉर्म करे जाते हैं? सबसे पहला फंक्शन देखो, अगर मार्केटिंग, मैंने बोला ना मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। अब पूरे प्रोसेस में अगर प्रोसेस है तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो देखो कितने पॉइंट्स हैं, 1 से लेकर 12 तक 12 पॉइंट्स हैं, और मार्केटिंग में ये सब होता है। ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है, लेकिन फिर भी ये लगभग सही बिल्कुल स्टेप्स लगे हुए हैं। सबसे पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। एक अच्छा मार्केटर सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेगा, अपना सामान बनाने से भी पहले वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कस्टमर क्या मांग रहा है, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, वही वीडियो बनाओ। समझ रहे हो? दिस इज मार्केटिंग। चेक करना कि किस चीज की मार्केट में डिमांड हो रही है। भाई आजकल अगर कैमराज में हम लोग देख रहे हैं तो कैमराज की बहुत डिमांड है, तो कैमराज की मार्केट अच्छी है, लेंसेज चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, लोग व्लॉगिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो व्लॉगर्स के लिए वो सब कैमराज चाहिए, वो सब लेंस चाहिए, वो सब ट्राईपॉड्स चाहिए, उसके साथ साथ अच्छे माइक्स चाहिए, माइक्रोफोन्स चाहिए। तो ये सब ट्रेंडिंग है। तो मार्केट को एनालाइज करना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करना। सबसे पहला काम, गैदर करो, इंफॉर्मेशन लेके आओ। नंबर 2, मार्केट प्लानिंग। फिर मार्केट प्लानिंग करो कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, किस डेट में कर रहा हूँ, क्या मैं फेस्टिवल ऑफर देने वाला हूँ, क्या मैं बाय 1 गेट 1 फ्री देने वाला हूँ, मेरा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या प्राइस रहने वाला है, मैं कैसे सामान को डिलीवर करूँ, पूरा प्लान करना, एक फ्रेमवर्क बना, ब्लूप्रिंट बना के रखना। वो क्या होता है हमारा मार्केट प्लानिंग। इंफॉर्मेशन गैदर करी, प्लान आउट कर लिया, सारी चीजें लिख ली कि ये मैं करने वाला हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना। अब मैं प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ, मैंने एक बढ़िया सा पूरा मार्केट में एनालाइज कर लिया, और मार्केट एनालाइज करके मुझे पता चल गया कि मुझे आज के टाइम में डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो मुझे एक अच्छा कैमरा डेवलप करना है। कैमरा का एग्जांपल ले लो आज। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कैमरा में हमारे पास कैनन है, हमारे पास निकॉन है, तो वो लोग ऐसा क्या फीचर हैं जो मिस आउट कर रहे हैं जो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा कि यार अगर व्लॉगर्स हैं तो व्लॉगर्स के लिए एक फ्लिप स्क्रीन, अच्छी सी स्क्रीन होनी चाहिए जो ऊपर ही निकल आए, सामने व्लॉगिंग में अपनी शक्ल देख पाए कि हाँ भाई हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब, बिल्कुल बढ़िया होना, सही चल रहा है, घर में सही है सब, मेरे घर में सब सही है, आपके घर में सब सही है ना। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ताकि हम लोग एक अच्छी, सब कुछ व्लॉगर्स का क्या है कि एक उन्हें बढ़िया व्यू चाहिए कि वो सब दिखा पाए कि उनकी लाइफस्टाइल में क्या है, क्या चल रहा है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्डाइजेशन
एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि एक ही चीज की एक स्पेसिफिक साइज बना देना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक बेसिक वेट बना देना कि मैंने सेट करा कि मेरे कैमरा का वेट 100 ग्राम होना चाहिए, 150-200 ग्राम होना चाहिए, ज़्यादा भारी कैमरा नहीं। कहाँ संभालते फिरेंगे लोग इतना भारी कैमरा। तो मैं कोशिश करूँ कि उसको लाइट से लाइट वेट रखूँ और लाइट वेट का एक स्टैंडर्ड सेट कर दूँ कि मैंने एक बढ़िया सा ऑफर निकाला कि द लाइटेस्ट कैमराज इन इंडिया, इससे लाइट कैमरा ही नहीं है, आप आराम से व्लॉग करो, बच्चा भी लेके घूम सकता है। तो ये भी इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूँ। मैं ग्रेडिंग करूँ उसके बाद, ग्रेडिंग का मतलब कि मैं ग्रेड्स बनाऊँ। आपके बजट में लो बजट है, ये लो बजट कैमरा, मीडियम बजट है, ये मीडियम बजट कैमरा, अच्छा बजट है तो इसमें ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ग्रेडिंग। ग्रेड्स निकालना अलग अलग, ये मेरा ए ग्रेड कैमरा, बी ग्रेड कैमरा, सी ग्रेड कैमरा, समझे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, द पैकेजिंग। पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोडक्ट का पैकेजिंग और लेबलिंग, ये दोनों पिलर्स माने जाते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहले प्रोडक्ट की पैकिंग करना, जैसे लेज को देखो, अलग अलग चिप्स वाले देखो, अलग अलग फ्रूट जूस देखो, कितनी बढ़िया पैकिंग करी होती है। पैकिंग के ही तो पैसे हैं, हवा के ही तो पैसे ले रहे हैं चिप्स वाले, उसमें चिप्स तो 10 ही निकलने हैं 20 रुपीज़ में, समझ रहे हो। तो पैकिंग एक बहुत बड़ा टूल है जो कि उनकी मार्केटिंग करने में भी हेल्प करता है, आगे आगे उनको एडवर्टीजमेंट करने में भी हेल्प करता है। वो लेज पे उन्होंने वो शक्लें बना दी, वो ऐसे लगा के लोग घूम रहे हैं, समझ रहे हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ पैकिंग। उसके बाद लेबलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेबल इज व्हाट, लेबल इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। आप जानकारी क्या दे रहे हो, आप अपने पैकेट पे क्या क्या लिख रहे हो, कंपनी का नाम दे रहे हो आप, उसके कंटेंट्स दे रहे हो, उसका एमआरपी दे रहे हो, बैच नंबर दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट दे रहे हो, एक्सपायरी डेट दे रहे हो और डिटेल्स दे रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज लेबलिंग। तो पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग का काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना नहीं है, प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी है। लोग देख के, पैकिंग देख के पहचान लेते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होता है कि अपना एक ब्रांड नेम डेवलप करना। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कैमरा, और कैमरा के बाद मैंने क्या बोला, कैनन। मैं इसको कैमरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के साथ साथ कैनन भी बोल रहा हूँ। तो कैमरा इज इट्स जेनरिक नेम, उसका असली नाम, और ब्रांडिंग, उसका ब्रांड नेम क्या है, कैनन। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वो स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, एक्टिवा लेने के लिए जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं किसी और कंपनी की स्कूटी, लेकिन वो उसको स्कूटी नहीं बोलेंगे, जाके बोलते हैं कि भैया एक्टिवा दिखा दो। मतलब कि एक्टिवा ने इतना बड़ा ब्रांड नेम तैयार कर लिया कि वो लोग स्कूटी को स्कूटी छोड़ के एक्टिवा ही बोलने लगे। जैसे टूथपेस्ट, लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते, बोलते हैं कोलगेट दे दो। सामने वाले ने पेप्सोडेंट दे दिया, लेके घर आ जाएंगे, क्लोजअप दे दिया, लेके घर आ जाएंगे, बोलेंगे क्या, कोलगेट दे दो। तो कोलगेट ने ब्रांड नेम जनरेट करा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, आपको ब्रांडिंग करनी है अपनी, समझे। फिर प्राइसिंग, आप क्या प्राइस सेट कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपने बहुत हाई प्राइस रख दिया तो बिकेगा नहीं, बहुत लो रख दिया तब भी लोग समझेंगे क्वालिटी बेकार होगी। तो ना तो बहुत हाई रखा जा सकता, ना बहुत लो रखा जा सकता। क्या प्राइस रखें कि मार्केट में जीत जाएं, मार्केट में आगे बढ़ जाएं। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि लोगों की नॉलेज तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना। कहाँ पे एडवर्टीजमेंट करूं, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, वीडियो से पहले ऐड आता है ना, वो ऐड जो है इन बिटवीन भी आता है, कहीं पे भी आ सकता है। दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अस, वही हमारे लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है और कुछ नहीं है। आप लोग को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है ना। कुछ बच्चे इससे भी नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जैसे, तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ऐड नहीं आएगा, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हम लोग कहाँ से अर्न करेंगे। अगर एक अच्छा कैमरा, आपको एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो लोग उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं, बच्चे उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं, उसका ही मैसेज कर देते हैं कि क्या सर ऐड मत लगाया करो। बेटा सोचो ना, हम लोगों को भी तो अपना सब कुछ देखना है ना, सही है ना। तो वो ऐड जो है, वो ऐड क्या है, वो बेसिकली पार्ट ऑफ प्रमोशन है किसी कंपनी के लिए। वो कंपनी अपना प्रोडक्ट आपकी नॉलेज तक ला रही है। जोमेटो, स्विगी, इन्होंने कैसे अपने कंपनीज चलाई, ऐड ऐड ऐड। जितनी यूट्यूब वीडियो खोलोगे, जोमेटो, स्विगी चल रहा था ना, अब तो कम हो गया। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रमोशन। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने सामान बनाया और सामान बनाने के बाद उसको फिजिकली मैं कैसे ऑल ओवर इंडिया पहुंचाऊं। अगर मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो मैं बस अपनी सिटी तक, अपने एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड रह जाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं सब जगह, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं किस फॉर्म में लेके जाऊंगा, मैं बाय रोड लेके जाऊंगा, बाय एयर लेके जाऊंगा, बाय सी लेके जाऊंगा, कैसे, बाय रेल लेके जाऊंगा, कैसे। तो वो सारा देखना होता है ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टोरेज। अब अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है तो मुझे कॉन्टिन्यूसली अपना मार्केट में प्रोडक्ट देना होगा।
मार्केट में तब दे पाऊंगा अगर एडिक्वेट प्रोडक्शन होगा। अब मैंने प्रोडक्शन कर लिया, रखने के लिए वेयर हाउस है नहीं मेरे पास, तो मुझे वेयर हाउसिंग का भी ध्यान रखना है कि मैं उस प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करूंगा, मेरा कितना खर्चा आएगा, इसका भी ध्यान रखना है। और एट लास्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सामान सेल करने के बाद भी क्या आप सर्विसेज दे रहे हो, क्या आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कंपनी दे रही है, दूसरा नहीं दे रही, तो जो दे रही है उसके कस्टमर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर थोड़े से चीज़ों को देख के ना अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देनी है ताकि आपका कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में आ जाती हैं, जो एक आम कंपनी करती है, आपको याद हो जाएंगी सिंपली। ये जो चीज़ें आप बस अपने माइंड में एग्जांपल ले लेना कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद प्लानिंग करूँगा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में उसका डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन करना शुरू करूँगा, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके अलावा स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें बस इस तरीके से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, समझे। लास्ट आता है हमारे पास आज का टॉपिक, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। अब ये जो फिलॉसफीज हैं ये डे बाय डे धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। फिलॉसफीज का मतलब कि कंपनीज की क्या अप्रोच होती है जब वो मार्केटिंग करती हैं, जब वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करती हैं, तो क्या उनके माइंड में अप्रोच होती है, क्या सोच के वो मार्केटिंग करती हैं, तो उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं फिलॉसफीज। ठीक है, फिलॉसफीज डे बाय डे डेवलप हुई हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग अप्रोच हो सकती है, अलग अलग टेक्निक हो सकती है। सबसे पहले फिलॉसफी होती है प्रोडक्शन, दूसरी होती है प्रोडक्ट, दोनों मिलती जुलती हैं। प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। देखो, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है या प्रोडक्शन मार्केटिंग फिलॉसफी जो है, ये काफ़ी पहले चला करती थी, जब हमारे पास डिमांड चीज़ों की बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम था। मतलब इकोनॉमी में बनाने वाले बहुत कम हैं और मांगने वाले कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे इंसान जो भी बनाता था ना, बिकता था। तो वहाँ पे कंपनीज ये भी ध्यान नहीं देती थी कि प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, ख़राब बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फोकस सिर्फ किस चीज़ पे था, प्रोडक्शन पे, क्योंकि जो भी बनाओगे बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बेचने वाले बहुत कम है। तो उस सिनारियो में जो फोकस होता था वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसिंग पे ही होता था कि सामान बना दो, कैसा भी बना दो, बिक जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को, उस फिलॉसफी को, उस अप्रोच को क्या बोलेंगे हम लोग, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो अगर आप केस स्टडी देख रहे हो और केस स्टडी में लिखा हुआ है, साफ पता चल रहा है कि कंपनी सिर्फ किस पे ध्यान दे रही है, प्रोडक्शन पे, बस सामान बनना चाहिए, तो क्या बोलूँगा, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फ्लॉप होने लगा। क्यों फ्लॉप होने लगा, कि फिर प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ने लगे, हमारा इंडिया डेवलप होने लगा, कंट्री डेवलप होने लगा, हर कंट्री में ऐसा होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अब डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट होने लगी। कई सिचुएशन ऐसा आया कि डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज़्यादा हो गया, अब प्रोड्यूसर्स बहुत हो गए, आपस में कंपटीशन हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने फोकस करना शुरू करा प्रोडक्ट पे, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी देगा उसका बिकेगा। भाई सप्लाई तो बहुत है, डिमांड कम है, तो वहाँ फोकस किस पे करा गया, क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के ऊपर, कि बढ़िया प्रोडक्ट दो, बढ़िया फीचर्स दो। तो वहाँ पे उस फिलॉसफी को क्या बोला गया, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे द फोकस वॉज ऑन प्रोडक्ट। अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएंगे, अब भाई अगर बनाओगे तो लॉन्ग टर्म चलेगा, कस्टमर भी वापस आएगा। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई साहब, आपका प्रोडक्ट चाहे बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट चाहे खराब है, अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो तो आप उस सामान को बेच दोगे। समझे, मार्केटिंग में यही तुम लोग अभी आगे MBA करोगे, तुम लोग सीखोगे प्रोडक्ट कैसे बेचना है। अगर एक खराब शर्ट भी है, एक शर्ट में कोई डिफेक्ट भी है, मुझे इसको भी सेल आउट करना है, तो आई हैव टू सेल इट आउट ईदर बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी बेचो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। आप अलग अलग ऑफर दो, अलग अलग डिस्काउंट दो, जो जैसे बेवकूफ बना सकते हो बनाओ, सामान बेचना है, उसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलूंगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। मेजर फोकस वाज ऑन सेलिंग, क्वालिटी अच्छी है बुरी है डजंट मैटर। समझे। नेक्स्ट क्या आता है, मार्केटिंग। अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग में कहा कि सामान तो बेचना है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये नहीं कि सेलिंग में आपने एक बार कस्टमर को खराब शर्ट दे दी, वापस आया तो बदल के भी नहीं दी, कस्टमर दोबारा थोड़ी ना आएगा, वो 10 लोगों को और कहेगा कि भाई कहीं से शर्ट ले लियो, उससे मत लियो, वो बेकार, बिल्कुल खत्म दुकानदार है वो। समझे। तो मार्केटिंग क्या बोलता है, मार्केटिंग बोलता है सामान को बेचो विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द फोकस वॉज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। अपने कॉम्पिटिटर को हराओ,
यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर को हराना है। आपका कॉम्पिटिटर वहां पे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आप करो, आप बढ़िया सामान दो, अच्छे प्राइस पे दो और उसके साथ सर्विसेज दो। दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सिर्फ सेलिंग नहीं, मार्केटिंग पे फोकस करो, समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये सबसे ज्यादा चलता है। और लास्ट क्या होता है? सोसाइटल। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है? सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया सोसाइटी से। सोसाइटी के बारे में भी सोचो। आप अपने प्रोडक्ट तो बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी दो, कम प्राइस पे दो, उसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। कॉम्पिटिटर के बारे में मत सोचो। देखो ये दोनों बहुत सिमिलर है, मार्केटिंग और सोसाइटल, लेकिन मार्केटिंग में मैं अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बना रहा हूँ, सोसाइटल में मैं सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाऊंगा कि मेरा प्रोडक्ट पॉल्यूशन एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी पॉल्यूट नहीं करता एनवायरमेंट को। अगर आप मेरा प्रोडक्ट खरीदते हो तो मैं सोसाइटी में कुछ ना कुछ इसका % डोनेट करूंगा। दैट इज द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अच्छी चीज भी दे रहा हूँ। मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो विमेन वर्कर्स हैं, या बैकग्राउंड एरियाज से जो वर्कर्स हैं वो हैं जिनको मैं अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा हूँ, सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। दैट इज द सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, समझे? ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका मेजर फोकस अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो। प्रोडक्शन, सिर्फ फोकस करेगा प्रोडक्शन पे, प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी, सेलिंग सिर्फ बेचना है, कैसे भी बेचो, मार्केटिंग कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए बढ़िया पॉलिसीज के साथ बेचो, सोसाइटल सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करो, अपना बेनिफिट देखो अलॉन्ग विद द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, समझे? ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी में देने हैं। और इसी के साथ जो मार्केट है वो कैमरा की बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना कैमरा लॉन्च करें। अब ये तो एक आइडिया आ गया माइंड में, अब उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कितने पार्ट्स में कंट्री के मैं उसको मैन्युफैक्चर करूं, कितने पार्ट्स में मैं उसको सप्लाई करूं, किस तरीके का उसका पैकिंग करूं, किस तरीके से उसका प्राइस रखूं, किस तरीके से मैं उसकी एडवर्टाइजिंग करूं, कैसे प्रमोशन करूं। तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो जितने भी डिसीजंस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे उन सबको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन से डिसीजंस हैं जो हम लोग को लेने होते हैं, या क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, लेकिन उन 4 एलिमेंट्स पे बेस्ड कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स देखो। सबसे पहला एलिमेंट होता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, दूसरा प्राइस क्या होगा, तीसरा प्लेस, किस प्लेस पे बनेगा, कहाँ तक मैं सप्लाई करूंगा और किस मीडियम से मैं सप्लाई करूंगा, उसके बाद प्रमोशन, उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, लोगों की नॉलेज तक कैसे लेके जाना है, ये प्रमोशन में आता है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा मैंने सारे फैक्टर्स को जो इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला कंट्रोलेबल फैक्टर्स और दूसरा नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब कंट्रोलेबल क्या है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हो गया मेरा कैमरा, ये मैंने डिसाइड कर दिया। प्राइस मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, मार्केट में क्या चल रहा है कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं प्राइस डिसाइड करूंगा। प्लेस कि मैं किस मीडियम से उस प्रोडक्ट को सब जगह पहुंचाऊंगा, मैं रोडवेज से जाऊंगा, मैं रेलवेज से जाऊंगा, मैं एयरवेज से जाऊंगा, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट पहुंचाऊं, फास्ट डिलीवरी करूं, या फिर कितने लोग होंगे जो बीच में इन्वॉल्व होंगे, कितने होलसेलर होंगे, कितने रिटेलर होंगे, वो सारी चीजें। प्रमोशन मैं कैसे एडवर्टाइजमेंट करूं इसका, कि डोर टू डोर सेल करूं या मैं उसका कोई सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कराऊं, कैसे करूं, ये मुझे सोचना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्ट तो कैमरा ले लिया, प्राइस कैसे सेट करना है, प्राइस में मेरे कंट्रोल में कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि प्राइस मैं अपने अकॉर्डिंगली देख के अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सेट करूंगा। अब मैं अपनी कॉस्ट को कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल लूंगा तो मेरा प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ के आ जाएगा। कम करूंगा तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं अपनी लेबर वगैरह की सैलरी देख सकता हूँ, मतलब वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। अब सपोज प्लेस, मुझे अपना प्रोडक्ट, सपोज हम लोग सहारनपुर से स्टे कर रहे हैं तो मुझे अपने सहारनपुर से मुंबई पहुंचाना है। अब ड्यू टू कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा, तो वहां पे मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता। तो वो किस में आएगा, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आएगा। तो जब भी आप ये एलिमेंट्स को कंसिडर करते हो, जब भी आप मार्केट में कुछ ऑफर करते हो, तो मार्केट ऑफरिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं होते। जो आपके कंट्रोल में है वो कंट्रोलेबल, जो नहीं है वो नॉन कंट्रोलेबल, होते दोनों है। क्लियर हुआ? कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ रीड करना है इसको। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन चारों एलिमेंट्स को और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का जो फोकस है वो इन 2 एलिमेंट्स पे रहने वाला है, प्रोडक्ट और प्राइस।
प्लेस प्रमोशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और चैप्टर विल बी ओवर। करेक्ट है ना? अब ध्यान दो जरा जल्दी से, प्रोडक्ट और प्राइस क्या है। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या? कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मैं कैमरा बेचता हूँ अपना, तो मैं प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, या कुछ भी, कोई भी चीज जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जिसके लिए आप मुझे पे कर दो, वो मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है? द प्रोडक्ट मीन्स एनी गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज, उसकी कीमत होनी चाहिए बस, जो आप मुझे पे करो, विच इज ऑफर्ड टू मार्केट फॉर सेल, जो मार्केट में ऑफर करा गया सेल के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट। इसका मतलब, प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, एनीथिंग। कोई सर्विस हो सकती है, कोई हेल्प हो सकती है, कुछ लोग हेल्प के भी पैसे ले लेते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली वो सब उनका प्रोडक्ट है। समझे? अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। देखो प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, ऐसे ही आप लोग आगे प्राइस मिक्स पढ़ोगे, प्लेस मिक्स पढ़ोगे, प्रमोशन मिक्स पढ़ोगे, तो मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस। मिक्स का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस। जैसे मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग में क्या क्या चीजें पे बेस्ड आपको सोचना पड़ेगा, वैसे ही अब क्या आ रहा है? प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट जब आप ऑफर कर रहे हो या आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाना है, तो कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं जो आपको लेने होंगे व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्ट। तो 3 मेजर डिसीजंस इसमें आ जाते हैं। सबसे पहला होता है ब्रांडिंग, दूसरा होगा पैकेजिंग, तीसरा होगा लेबलिंग। इसको लर्न कर लो BPL के नाम से। BPL, प्रोडक्ट में क्या याद रखना? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। नो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग क्या, पैकेजिंग क्या, लेबलिंग क्या? आओ भाई अपना कैमरा के बारे में देखते हैं कि ब्रांड कैसा होना चाहिए, उसकी पैकिंग कैसी हो, उसकी लेबलिंग कैसी हो। आओ जी आगे चलते हैं। इस स्लाइड को मैं गायब करता हूँ विद इन अ सेकेंड। तो मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट की बात करते हैं और प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो मेरे साथ बोलो एक बार, मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's। 4 P's में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग होता क्या है? देखो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एक जेनरिक नेम होता है और एक ब्रांड नेम होता है। जेनरिक नेम क्या है? जेनरिक नेम है जिस नाम से उसको नॉर्मली लोग जानते हैं। जैसे मैंने बोला सोप, सोप क्या है? एक जेनरिक नेम है। अब मैं बोलूँ लक्स, पियर्स, डव, लाइफ बॉय, ETC ETC ETC। ETC इज नॉट अ नेम, मैं जस्ट वैसे ही बोल रहा हूँ। तो ये उसका क्या है? ब्रांड नेम्स है। मैंने बोला कैमरा, निकन, कैनन। निकन कैनन क्या हो गया? उसका एक बेसिकली ब्रांड नेम, और कैमरा जेनरिक नेम। ठीक है, इसको मैंने बोला मार्कर, मार्कर इज अ जेनरिक नेम। अब मैं इसको बोलूँ सेलो, या अल्टीमेटली और कौन सी कंपनी का आता है, दिस इज कैमलिन। तो अलग अलग कंपनीज ये जो अपने नाम दे रही हैं, दिस इज द ब्रांड नेम, वो ब्रांडिंग करती हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना दूसरे प्रोडक्ट से, उसको एक पहचान देना, दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज। तो ब्रांडिंग में ब्रांड, उसकी पहचान, और ब्रांड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम तो आपने देख ही लिया कि जैसे हमने क्या बोला कि इसका सेलो है ना, और इसका क्लासमेट या फिर किसी और कंपनी का हो सकता है, तो दैट इज अ ब्रांड नेम। व्हाट इज ब्रांड मार्क? कंपनीज के सिंबल्स होते हैं, कंपनीज के साइंस होते हैं। आप अगर शूज लेने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे एडिडास। अब एडिडास इज अ ब्रांड नेम और उसका साइन क्या है? वो 3 स्ट्राइप्स होती हैं जनरली एडिडास में। आपने बोला नाइकी, नाइकी इज अ ब्रांड नेम, जबकि उसका सिंबल क्या है? दैट टेक, है ना। तो वो क्या हो गया? अल्टीमेटली ब्रांड मार्क। अब अगर आप इस मार्क को रजिस्टर करा लेते हो कि ये मार्क आपका अपना है गवर्नमेंट के पास या अलग अलग बॉडीज के पास जहां पे भी इनका रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो अगर आपने रजिस्टर करा लिया अपने नाम से, फिर वो क्या बन गया? आपका ट्रेड मार्क, दैट इज योर ट्रेड मार्क। तो ब्रांड मार्क अगर आप खुद यूज कर रहे हो, आपने रजिस्टर करा लिया, अपना ही कर लिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेड मार्क। नाउ जब भी आप ब्रांड नेम रख रहे हो, कोई भी आप ब्रांड नेम रख रहे हो, तो आपके ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट वन इज इट शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा ब्रांड नेम रख के कोई फायदा नहीं है भाई, लोग याद ही नहीं रख पाएंगे, लोग भूल जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, एप्पल है ना, नोकिया, अब चाइनीज है बट MI, ओप्पो, वीवो, हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? ये छोटे छोटे ब्रांड नेम्स हैं, छोटे छोटे ब्रांड नेम्स है ना, ये उनकी एक क्वालिटी है कि सबसे पहली चीज उनके ब्रांड नेम शॉर्ट है। बल्कि चाइनीज यूज मत करना बिल्कुल भी, अगर चाइनीज यूज करोगे तो फिर बेकार है,
अवॉइड चाइनीज, इट शुड बी शॉर्ट। उसके बाद इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, ऐसा नाम होना चाहिए जो इजीली हर कोई प्रोनाउंस कर पाए। कोलगेट, कोलगेट कितना इजीली प्रोनाउंस हो जाता है। पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट भी तो उतना ही पुराना है जितना पुराना कोलगेट है, लेकिन कोलगेट सबको याद है, पेप्सोडेंट सबको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलगेट थोड़ा इजी टू प्रोनाउंस है, पेप्सोडेंट थोड़ा बाद में प्रोनाउंस हुआ है ना। इसके बाद इट शुड सजेस्ट प्रोडक्ट्स क्वालिटीज, वो सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव जैसे पेप्सोडेंट, डेंट का मतलब क्या है? दांत, टीथ, है ना। सजेस्ट कर रहा है। हाजमोला, हाजमोला क्या सजेस्ट करता है कि वो आपके स्टमक में अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, हजम नहीं हो रहा है आपको खाना, तो वो सजेस्ट कर रहा है ना। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली क्या सजेस्ट करता है कि एक बार लगाओ, नहीं वो क्या है, मुझे नहीं पता, 7 दिन लगाएं और उम्र भर का गोरापन पाएं, मुझे नहीं पता क्या उनका टैगलाइन है। तो वो फेयर एंड लवली का मतलब ही क्या है कि वो आपको फेयर बनाएगा, लवली बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स आपका बेसिकली शैम्पू पे सजेस्टिव है, वो सजेस्ट कर रहा है। तो आपका ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सजेस्टिव। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, दूसरों से अलग, कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड का मतलब कि ऐसा ना हो जो किसी और ने पहले से रजिस्टर कराया हुआ है, तो अलग होना चाहिए, सही है। इस तरीके से कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग बेसिक आप लिख सकते हो। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, वो आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद अब एडवांटेजेस क्या होंगे ब्रांड नेम के, ब्रांड के। अगर आपने ब्रांडिंग करी है, आपने अपने प्रोडक्ट को अलग नाम दिया है, तो उसके क्या फायदे होंगे करने वाले को और कस्टमर को। सबसे पहले जिसने ब्रांडिंग करी है उसको क्या फायदा है? नंबर 1, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप कह सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। लैपटॉप्स एक जेनरिक नेम है, बट एप्पल, HP, डेल, ये अलग अलग इनके ब्रांड नेम्स हैं। इन्होंने नाम देके क्या करा? अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करा। एप्पल ने बोला कि मेरा मैकबुक है, उसने लैपटॉप क्यों नहीं बोला? मैकबुक क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहता है, अलग दिखाना चाहता है। तो मार्केटर डिफरेंशिएट कर सकता है। इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले परफॉर्मेंस, वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट करने में मदद करता है। एप्पल बार बार वो अपना एप्पल लेके आ जाता है, वो एडवर्टाइज करता है, उसने एक अपना नाम बनाया है, एक अपनी इमेज बनाई है। नंबर 3, डिफरेंशियल प्राइसिंग। जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो आप उसी चीज का थोड़ा ज्यादा भी पैसा चार्ज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपका ऑलरेडी एक ब्रांड बन गया। तो आपका जब ब्रांड नेम बढ़िया हो जाएगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी क्वालिटीज पे ट्रस्ट करेंगे, तो फिर आपको एक उसका डिफरेंट प्राइस मिल सकता है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, हाई प्राइस मिल सकता है। नेक्स्ट, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। काफी आसान हो जाता है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। जैसे एप्पल के लिए हर साल नया फोन आता है, अपडेट हो गए, हर साल नया मैकबुक आता है, अपडेट हो गया और एकदम बिक जाता है। तो उनके लिए कितना आसान है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। और अगर कोई न्यू कंपनी हो जिसका कोई अभी ब्रांड नेम ना हो, उसको तो बहुत नुकसान है, बिकता ही नहीं है उसका सामान। तो ये बेनिफिट्स होते हैं मार्केटर को। कस्टमर को क्या फायदा है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर मेरे पास कोई सेलफोन है, उसके पीछे ब्रांड मार्क जरूर होगा, ट्रेडमार्क जरूर होगा, तो वो क्या कर पा रहा हूँ मैं? आइडेंटिफाई। मैं दूर से देखता हूँ कि हाँ यार उसके पास एप्पल का फोन है, उसके पास सैमसंग का फोन है, उसके पास नोकिया का फोन है। तो इस तरीके से अलग अलग फोन्स, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है। एंश्योर क्वालिटी। ब्रांड जब आपका बन जाता है तो इट विल बेसिकली मेक्स यू टू एंश्योर गुड क्वालिटी फॉर द कस्टमर टू मेंटेन दैट क्वालिटी। मतलब आपको मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपका नाम बन गया, आपकी पहचान बन गई है, लोग आपको जान रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट क्वालिटी, टू एंश्योर कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेटस सिंबल। कई लोग प्रोडक्ट्स को एज अ स्टेटस सिंबल भी यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि गाड़ी लेनी है तो मर्सिडीज, अगर हमने कुछ और फ़ोन लेना है एप्पल का ले लिया, अलग अलग आपने क्वालिटीज़ का सामान ले लिया। तो बेसिकली ये एज अ स्टेटस सिंबल भी काम करता है। एक ब्रांड इज अ फॉर्म ऑफ स्टेटस सिंबल। किसी ने शूज़ पहने हुए हैं तो नाइकी के शूज़ हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल। आपने कोई वॉच पहनी हुई है, आपने कोई हाई एंड वॉच पहन ली, तो दैट शोज अ स्टेटस सिंबल। तो हर चीज़ ना एज अ स्टेटस सिंबल भी, एक ब्रांड एज अ स्टेटस सिंबल काम करता है। ये बेनिफिट होते हैं किसको? कस्टमर्स को। तो हमारे पास मार्केटर को कुछ बेनिफिट्स हैं, कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स हो सकती हैं ब्रांडिंग की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज पैकेजिंग। तो पैकिंग बेसिकली क्या है? द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका क्या रैपर है या क्या कवर है, आउटर पार्ट होता है ना जिसमें आप पैक करके दे रहे हो,
उसको डिजाइन करना, उसको बनाना, प्रोडक्ट को उसमें फिट करना, ये सब किस में आ जाता है, हमारे पास पैकेजिंग में आ जाता है। पैकेजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अच्छे प्रोडक्ट की अगर पैकिंग है तो यार वो आउटशाइन करता है, दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखता है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, क्या रोल है जो पैकिंग प्ले कर रहा है। नंबर 1, इट इंड्यूसेस या इट हेल्प्स, प्रोडक्ट को मदद करता है आउटशाइन होने में व्हेन इट कम्स टू द राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे जैसे हेल्दी एक एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, सैनिटेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्टिव हो गए, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। अब देखते हैं कि कितना साफ सफाई से सामान रखा गया है, तो वहाँ पे पैकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। जब सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ बढ़ रहे हैं, लोग डे बाय डे अवेयर होता जा रहा है कंज्यूमर, तो वहां पे आपको एक अच्छी पैकिंग देनी ही होगी। पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं आपका। नंबर 2, सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का ट्रेंड अब चलता जा रहा है। आपको कोई फेस टू फेस सामान नहीं बेच रहा, आपको कोई पर्सनल सेलिंग नहीं कर रहा। अब आप जाओ स्टोर में सारा सामान सामने सामने लगा हुआ है, जो लेना है ले लो। तो यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल पैकिंग का है। अब जब सामने सामने 3-4 प्रोडक्ट लगे हुए होंगे, 5 प्रोडक्ट लगे हुए होंगे एक ही कैटेगरी के, तो आप कंपेयर तो करोगे ना। कंपैरिजन में जिसकी पैकिंग एक्सीलेंट होगी वो दूसरे को खत्म कर देगा, दूसरे को नीचे कर देगा। तो पैकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, आपको एक मौका मिलता है इनोवेशन का, आपको मौका मिलता है क्रिएटिविटी का। अब आप आज देख रहे हो कि आप मिल्क जितने मर्जी दिन रख लो, 3-4 दिन 2 दिन मिल्क रखा जा सकता है, प्रिजर्व करा जा सकता है उस पैकिंग मटेरियल में। पहले मिल्क क्या होता था, बिल्कुल फ्रेश सेल होता था, अगर सुबह का शाम भी हुआ तो शाम को मिल्क खराब हो जाता था। और पैकेट्स में जब पैक करके रखते हैं तो 3-3 दिन भी मिल्क को कुछ नहीं होता, ऑल्दो इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बट पैकिंग का तो एक बेनिफिट है ही ना कि इनोवेशन तो है। पहले जो मिल्क आपका एक ही दिन में खराब हो रहा था वो 3 दिन 4 दिन चल रहा है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, दूसरे से अलग दिखा सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है और पैकिंग की इंपॉर्टेंस को दिखाता है जब प्रोडक्ट को आप अलग अलग कर सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट की पैकिंग ही तो खास है यार। आप देखो अमेजोन से भी अगर कोई सामान आता है तो इतनी बढ़िया पैकिंग हुई भी होती है, तो आपको भी एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट सेफ आया। तो पैकिंग वहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएट कर रहा है उनका पैकिंग की। किसी और ब्रांड से अगर हम सामान मंगाते हैं तो वो हो सकता है इतना बढ़िया पैकिंग ना दे, समझे। उसके बाद आता है द लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। कितने तरीके की पैकेजिंग हो सकती है, 3 तरीके की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे टूथपेस्ट का। भाई जो टूथपेस्ट होती है उसके अंदर एक सबसे पहले वो ट्यूब में होती है, मतलब उस ट्यूब में जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं होती वो ट्यूब आपके पास रहती है। उस ट्यूब के ऊपर एक बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का, और उस कार्डबोर्ड बॉक्स को फिर आप किसी कैरी बैग में डाल के या किसी बेसिकली पैकेट में डाल के घर लेके आते हो। तो जिस पैकेट में आप लेके आ रहे हो दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। वो सबसे आउटर पैकेज होता है, उसका काम सिर्फ ये है कि आपको सामान आपकी दुकान से घर तक पहुंच जाए, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। सेकेंडरी पैकेज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्या वो ट्यूब में नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, लेकिन उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स और दिया। उस कार्डबोर्ड बॉक्स को क्या बोलूंगा, सेकेंडरी पैकेज। उसके बाद प्राइमरी पैकेज, वो जो ट्यूब है वो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये तीनों लेवल ऑफ पैकिंग नहीं होती, एक ही होता है, जैसे चिप्स। चिप्स में हमारे पास प्राइमरी देखने को मिलता है बस, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कई लोग बस चिप्स हाथ में ही लेके आ जाते हैं, कई लोग उसको किसी पॉली बैग में लेके आते हैं, तो वहां पे हमें प्राइमरी और ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये तीनों हो, जनरली 3 तरीके के लेवल हो सकते हैं। सबसे पहला प्राइमरी, वो लेवल जो प्रोडक्ट के साथ हमेशा रहेगा जब तक प्रोडक्ट यूज हो रहा है। फिर उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए सेकेंडरी, और घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। उसके बाद क्या क्या फंक्शंस हैं जो पैकिंग परफॉर्म करता है, पैकिंग क्यों करते हैं, क्या कारण है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, आप पैकिंग देख के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो, कोलगेट वो रेड कलर में अलग ही दिखेगा, पेप्सोडेंट ब्लू कलर में अलग दिखेगा, क्लोजअप भी वो रेड कलर में अलग दिखेगा। तो उनकी पैकिंग उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्शन ऑब्वियसली किस लिए करा जाता है, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। कन्वीनियंस, आपको अगर उसका प्रमोशन करना है, आपको अगर उसकी ब्रांडिंग करनी है, या कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट को यूज करना कन्वीनियंट है। अब सोचो कि टूथपेस्ट ओपन मिलती होती, 50 ग्राम 100 ग्राम, अपनी अपनी कटोरी ले आओ भाई, डाल के ले जाया करो, तो कैसे ब्रश करोगे, उस कटोरी में डाल के ब्रश लगाया और शुरू हो जाओ। क्या कन्वीनियंट है? नो। तो कन्वीनियंस के लिए भी पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रमोशन,
पब्लिसिटी करने के लिए प्रोडक्ट की। जब प्रमोशन होगा, ऐड दिखाओगे तो पैकिंग तो शो करोगे ना, प्रोडक्ट कैसा पैक्ड है। तो वहां पे प्रमोशन करने के लिए भी पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझे। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जो पैकिंग परफॉर्म करती है। और इसी के साथ हमारा दूसरा एलिमेंट प्रोडक्ट का खत्म, दैट इज ब्रांडिंग खत्म, पैकेजिंग खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं लेबलिंग क्या है। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट एलिमेंट की तरफ जो कि है लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग एक्चुअली? देखो कुछ लोग ना ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रांडिंग मैंने क्या बताया, नाम अलग से देना। पैकेजिंग उसकी एक अट्रैक्टिव रैपर बनाना। अब उस रैपर को अगर खाली छोड़ दें, क्या वो अच्छा लगेगा? कि हम लोग देखें कि कोलगेट की जो पेस्ट, जो ट्यूब है, ट्यूब पे तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके ऊपर कार्डबोर्ड है वो ब्राउन कलर का प्लेन कार्डबोर्ड है, क्या वो अच्छा लगेगा? उसके ऊपर बहुत सारी चीजें कंपनी यूज करती है, उसके ऊपर काफी कुछ लिखती है। जैसे सपोज कंपनी ने लिख दिया 10% ऑफ या 10% एक्स्ट्रा, या इसके साथ लिख दिया बाय दिस टूथपेस्ट एंड गेट अ टूथब्रश फ्री, ऐसा कुछ ऑफर कर दिया। उसके साथ साथ उसके ऊपर लिखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर नमक है, इसके अंदर प्याज है, इसके अंदर धनिया है, इसके अंदर पुदीना है कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं पता भाई, कंपनीज मार्केटिंग के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो वो सारे कंटेंट्स लिखना, एमआरपी लिखना, प्राइस लिखना, एमआरपी प्राइस ही हो गया, बैच नंबर लिखना, इस तरीके की चीजें, इंफॉर्मेशन देना जनता को, पब्लिक को, हम लोग को, उसको क्या बोलते हैं? लेबलिंग, समझे। लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन अ पैकेज। लेबल का मतलब ही क्या होता है? इन्फो प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा लेबलिंग? डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा, एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट, वही क्या क्या है इसके अंदर, नमक, धनिया, पुदीना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप लेबल से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ऑल्दो पैकिंग से भी करते हो, लेबलिंग से भी करते हो, दोनों से आइडेंटिफाई होता है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग करी जाती है, बताया जाता है कि ये हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 2, जैसे वो चाय आती है ना, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, वो अलग अलग लेबल्स है, अलग अलग कंपनी ने अपने एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं, तो वो लेबलिंग से पता चलता है। प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, एडवर्टाइज करने में, जैसे वो लिखा ना बाय 1 गेट 1 फ्री लिख देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, या 20% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा, ये सब लेबलिंग पे लिखते हैं ताकि उससे प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट प्रमोट होता है, बढ़िया तरीके से बिकता है। अगला, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड करनी ही होती है। जैसे हर सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा होगा इट कॉजेज कैंसर, कुछ ऐसा ही लिखा होता है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या इट कॉजेज कैंसर, कुछ ऐसा होता है। तंबाकू अगर कोई खाता है, वो दुनिया भर का ये वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट्स कंजम्पशन इज इंजीरियस टू हेल्थ, कुछ इस तरीके के लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये समझे कि अगर लॉ के द्वारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ जरूरी है, देनी ही पड़ेगी, तो वो भी लेबल की हेल्प से दे सकते हैं। यही छोटा सा एक टॉपिक था लेबलिंग, जो कि हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट और सबसे बड़ा एलिमेंट, 4 P's में सबसे बड़ा यही था, प्रोडक्ट समाप्त। आगे बढ़ते हैं, प्राइस, और एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, बस खत्म ये भी। प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लेने के लिए जाओगे मार्केट में तो सबसे पहले क्या पूछोगे? भैया क्या देना है इसका? अरे भैया थोड़े कम कर लो, अरे भैया थोड़े ठीक कर लो, महंगा दे रहे हो आप। तो प्राइसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्या है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सर्विस और प्रोडक्ट के बदले में जो पैसा दिया जा रहा है वो प्राइस है। अब प्राइस कितना रखें? अभी हम कंपनी है, हम खरीदने वाले नहीं है, अभी हम कंपनी है और हम सोचें कि प्राइस कितना रखें कि कस्टमर ऐसा ना कहे कि महंगा है, कम कर लो। ऐसा प्राइस रखो कि मजा आ जाए, उसको एक ही बारी में दे के जाए और ये बोले कि 5 रुपए और ले लो, लेकिन प्रोडक्ट तो आपका ही लेना है, समझे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान से सोचने हैं प्राइस सेट करने से पहले? नंबर 1, कॉस्ट। आपका खर्चा कितना आ रहा है? भाई सबसे पहले खर्चा तो देख लो, सामान बनाने में क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, लेबर को क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल को क्या जा रहा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी आई। कॉस्ट डिफाइन कर लो, फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ो, फिर आप प्राइस रख दो। तो सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी है वो है कॉस्ट। नंबर 2, द यूटिलिटी एंड डिमांड। आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को किस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है कस्टमर, तो आप अगली बार उसका प्राइस अगर थोड़ा बढ़ाओगे भी तो चलेगा। अमूल बटर का एग्जाम्पल लें, अमूल बटर 100 ग्राम्स आज 50 रुपीज के आसपास मिलता है। मैं जिस टाइम 10th 11th 12th में था तो अराउंड 25-30 मिल जाता था वो, यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स वो डबल हो चुका है, जस्ट डबल। मतलब अगर अमूल बटर को किसी और चीज से कंपेयर करूं कि अगर कोई चीज सपोज 10 लाख की थी तो उस हिसाब से वो 20 लाख की हो गई, यानी जस्ट डबल। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी, इट्स डिमांड।
लोग बहुत सेटिस्फाइड है अमूल से, लोग बोलते हैं कि बेस्ट क्वालिटी बटर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बटर है, जो मांगते हैं वो मिलता है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी डिमांड बहुत है, तो आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। अगला कंपटीशन। अब कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है। अमूल बटर के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं? कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मज़ा है वो 2-4 न्यूट्रीलाइट और ये डिलीशियस पता नहीं कौन कौन से बटर आते हैं, लेकिन वो बिकते ही नहीं है भाई। उनका कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा कोई अमूल को, कुछ नहीं, वो अकेला है एक तरीके से। तो कंपटीशन का भी ध्यान रखना है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो फिर आपको उनके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस सेट करना होगा, लेकिन अगर कंपटीटर नहीं है तो मजे लो भाई, प्राइस सेट करो। अगला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब प्राइस सेट करते टाइम आपको अपने ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं। देखो मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इधर सेल्स मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जनरली ये 2 होते हैं, इसके अलावा कुछ लोगों के मार्केट स्टैंडिंग हो सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब लोग बोलते हैं कि सस्ता रखूंगा तो ज़्यादा बिकेगा, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सेल मैक्सिमाइजेशन में आप प्रोडक्ट के प्राइस पे फोकस ना करके प्रोडक्ट की सेल पे फोकस करते हो, ये हो सकता है। या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक कंपनी बोलती है कि मुझे सेल से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो हर प्रोडक्ट पे बहुत पैसा कमाना है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर मार्केट स्टैंडिंग, कस्टमर के दिल में बैठना है, दिमाग में बैठना है, मार्केट में अपनी इमेज बनानी है, तो उस हिसाब से कम प्राइस रखना होगा, जेन्युइन प्राइस रखना होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी बहुत फर्क आता है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप ऑफ प्राइस, समझे। 5वां क्या आता है? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कई बार गवर्नमेंट नेसेसिटीज के प्राइस खुद सेट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि वीट का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो MRP है, वो इतना होगा, फॉर एग्जांपल 25 रुपीज़ पर केजी। आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, चाहे जितना मर्जी आपको महंगा पड़े, कुछ भी हो, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सपोज कोई मेडिसिन है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ आ रहा है पर स्ट्रिप, 50 रुपीज़ पर स्ट्रिप, और आप उसको मार्केट में बेचना चाह रहे हो 500 रुपीज़ पर स्ट्रिप, तो दिस इज नॉट अ जेन्युइन प्राइस ना, ये जेन्युइन नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट इस मेडिसिन को नेसेसिटी में ले आएगा सबसे पहले तो, कि ये नेसेसिटी है। अब नेसेसिटीज का प्राइस सेट करने का राइट है गवर्नमेंट को, जो नेसेसिटी नहीं है वो तो जितने का मर्जी बेचो, लेकिन नेसेसिटी का राइट है। तो गवर्नमेंट वहाँ क्या करेगा? उसको नेसेसिटी में लाके उसका प्राइस खुद सेट कर देगा कि भाई इस पर्टिकुलर मेडिसिन का मैक्सिमम प्राइस 100 रुपीज़ हो सकता है। तो अब देखो कंपनी का तो लॉस है, लेकिन हर कस्टमर तक तो पहुंच रहा है। तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस रखना, अदरवाइज आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लास्ट क्या आता है? द मार्केटिंग मेथड्स। आपने कौन कौन से मेथड लगाए हैं, आपने किस तरीके से प्रमोशन करा है, आपने कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करा है, आपने किस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया है, क्या क्या मार्केटिंग आपने यूज़ करी है, वो सारी चीज़ें, आपको रिसर्च करने में कितना कॉस्ट आया। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती है। तो उस हिसाब से आप देखो कि आपके क्या मार्केटिंग मेथड्स थे, और उन मेथड्स के अकॉर्डिंगली आप लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी मार्केटिंग मेथड्स अच्छे हैं, बढ़िया मार्केटिंग मेथड्स हैं, और लोगों के दिमाग में, दिल में आपका प्रोडक्ट बैठ गया है, तो वो आपको थोड़ा सा हाई प्राइस भी दिलवा देगा मार्केट में। लेकिन अगर आपके मार्केटिंग मेथड्स अच्छे नहीं हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक ही नहीं कर रहे, तो उस सिनेरियो में आपका प्रोडक्ट सस्ता भी करोगे तो भी नहीं बिकेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके प्रोडक्ट के साथ अगर आपके मार्केटिंग मेथड्स अच्छे नहीं हैं। बस ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं प्राइसिंग में, और हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट एंड द प्राइस। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता है कई बार जब आप एक्सपोर्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाने में, उसके बीच में जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, क्या क्या कौन कौन लोग होंगे ले जाएंगे, किस वे से लेके जाएंगे, कितना कॉस्ट आएगा, सारी चीज़ें, वो सब किस में था? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में था। इतना ही पढ़ना था, वो CBSE ने छोटा सा टॉपिक डिलीट कर दिया। लास्ट चीज़ जो मार्केटिंग में सोचनी पड़ती है, अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसका प्राइस सेट कर दिया, उसको पहुंचाने का सोच लिया, अब लोगों की नॉलेज में भी तो डालना है कि मेरा प्रोडक्ट है क्या, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मेरा ऑफरिंग है। पहला फीचर ही था मार्केट ऑफरिंग क्या है, उसको लोगों की नॉलेज तक। अगर आप लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है तो कैसे पता है? उन्होंने उसका प्रमोशन करा है, एडवर्टीजमेंट करा है। तो यही हमारा 4th एलिमेंट है, दैट इज द प्रमोशन मिक्स। क्या होता है प्रमोशन मिक्स? बेसिकली देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स, बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स विच आर यूज, जो यूज करे जाते हैं टू अचीव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स कि लोगों की नॉलेज तक आपकी बात को कम्युनिकेट करना, अपनी बात को कम्युनिकेट करना कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये टूथपेस्ट है, इसमें नमक है, इसे अपने दांतों पे लगाओ और अपने दांत चमकाओ, वाह क्या बात है।
बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। समझे? अब प्रमोशन कंपनीज कैसे कैसे करती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हैं। नंबर 1 इज एडवर्टीजमेंट, सबसे पॉपुलर होता है। दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा सेल प्रमोशन और फोर्थ पब्लिक रिलेशंस। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट आप सब जानते हो, टीवी पे दुनिया भर के आप एड्स देखते हो, यूट्यूब वीडियोस से पहले आप एड्स देखते हो, इन बिटवीन भी एड्स देखते हो। एडवर्टीजमेंट क्या है? एक कंपनी अपने बारे में ज्ञान देती है कि हम लोग ये दे रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, हम दूसरों से कैसे बेटर हैं, आपकी नॉलेज तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। क्या है? एडवर्टीजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल क्यों लिखा है? क्योंकि क्या आपका कोई पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ कंपनी के मालिक के साथ या कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ, बस आपने एडवर्टीजमेंट देख लिया, तो दैट इज कंप्लीटली इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फॉर्म होगा विच इज पेड फॉर, जिसका पेमेंट करा जाता है मार्केटर के द्वारा, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फ्री में तो नहीं होगा भाई, कौन फ्री में काम करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसका पेमेंट होता है। समझे? क्या क्या फीचर्स होंगे? पेड फॉर्म है, कैसा लगेगा? इम्पर्सनल, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है आपसे, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करा जाता है कि कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है। बेसिकली जैसे अब आईपीएल आने वाला है, तो ड्रीम 11 आईपीएल, इस बार आईपीएल किसने स्पॉन्सर करा है? ड्रीम 11 ने। तो ड्रीम 11 ने इतना पैसा क्यों लगाया? ताकि उसकी नॉलेज लोगों तक हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ ड्रीम 11 भी कोई चीज़ होती है। जैसे पिछले साल कौन सा आईपीएल था मुझे नहीं याद नहीं है, आई थिंक किसी चाइनीज़ कंपनी का आईपीएल था, उसको तुम लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि लास्ट ईयर आईपीएल कौन सी कंपनी ने स्पॉन्सर करा था। तो ये सब स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। समझे? इसके बाद हमारे पास एडवर्टीजमेंट में बस यही है, तुम लोग को सब पता है। दूसरा आता है पर्सनल सेलिंग। अब नाम में ही है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग कहाँ होती है? हमारे लोकल मार्केट में होती है। लोकल मार्केट कहाँ? जैसे हम लोग बाज़ारों में देखते हैं, तो हमारे साथ वो पर्सनली फेस टू फेस सामान बेचते हैं। ये ले लो, अगर मैं कोई परफ्यूम लेने के लिए जाऊँ तो मेरे आगे 10 तरीके की परफ्यूम्स रख दी जाएंगी और हर किसी की क्वालिटी बताई जाएगी। ये फ्रांस की परफ्यूम है, ये चाइना की परफ्यूम है, ये इंडिया की परफ्यूम है। मतलब वो अलग अलग, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है प्रोडक्ट बेचने का। दैट इज पर्सनल सेलिंग। ओरल प्रेजेंटेशन, ओरल मतलब अपने मुंह से, ओरली बता रहे हैं, ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन विद 1 और मोर कस्टमर फॉर मेकिंग सेल्स। पर्पज होता है सामान बेचना, क्योंकि जो सेलर है भाई बेचेगा तभी तो कमाएगा। समझे? अब फीचर क्या होंगे इसके? एक तो ये पर्सनल फॉर्म है। पर्सनल मतलब कि आप सामने सामने बात कर रहे हो। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स, जब सामने सामने बात होती है तो हम रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, जान पहचान भी होती है लोगों से, लोगों के साथ आना जाना चलता है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा का पूरा पर्सनल सेलिंग। तीसरा आता है सेल्स प्रमोशन। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सेल को प्रमोट कैसे करें। अब आपने एडवर्टीजमेंट करके सेल्स तो कर ली, सामान बिकने तो लगा, लेकिन उसको और कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स को प्रमोट कैसे करा जाए। इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, इंसेंटिव देके, बेनिफिट्स देके कि बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर तुम लोग कॉफ़ी लेते हो तो कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी का मग फ्री, 20% ऑफ, हाइड एंड सीक लेना है 25% एक्स्ट्रा, चिप्स लेना है 20% एक्स्ट्रा। आजकल वो ऐड आ रहा है, पता नहीं कौन सा, लेज लो, पता नहीं कौन से चिप्स का ऐड है, उसके अंदर से पेटीएम मनी आएगा या पता नहीं क्या आएगा, आई डोंट नो। दैट इज ऑल इंसेंटिव्स, समझे, विच आर डिजाइंड, जिन्हें डिजाइन करा जाता है टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट परचेजेस। अभी खरीद लो हमारा प्रोडक्ट, लालच देते हैं बेटा, लालच देते हैं तुम लोग को कि ये ले लो, वो ले लो, हम लोग ये फालतू दे रहे हैं। ये इनका क्या है? उनके सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, होनी चाहिए हर इंसान के अंदर। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ मार्केटिंग सीख लो, सिर्फ ऐसे नहीं, एक्चुअल में भी मार्केटिंग सीख लो। आने वाले टाइम में बहुत स्कोप होने वाला है मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन पे ज्ञान लेना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेल्स प्रमोशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सेल्स प्रमोशन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो कंपनीज यूज करती हैं। तो इन सबको हटाता हूँ और आपको लेके चलता हूँ दूसरी स्लाइड की तरफ। लेट्स गो। तो ये आ गया हमारे सामने हमारा आखिरी अंतिम चैप्टर का टॉपिक। क्या लिखा है देखो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। भाई सेल को प्रमोट करना है, कंपनी ने कैसे भी अपनी सेल को बढ़ाना है, लोगों के घर घर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं। नंबर 1 लिखा है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है? आपको किसी ना किसी अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब आपको यार अमाउंट का डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट अलग क्यों है? देखो दोनों में ही ना हमें प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है, इन दोनों में ही हमें प्रोडक्ट किस में मिलता है? सस्ते में मिलता है। लेकिन जो रिबेट होता है ये स्पेसिफिक अमाउंट में होता है और जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में होता है। जैसे मैंने ये बोला कि मेरा ये मार्कर ऑल्दो 20 रुपीज़ का है, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड चल रहा है सेल कम है, तो इस वजह से अब ये 15 का मिलेगा आपको।
तो मैंने क्या 5 रुपीज कम करे, 5 रुपए कम करे, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिबेट। ये मुझे क्या मिला है, रिबेट। और अगर मैं ये बोलता कि इस पे 25% ऑफ है, भाई 20 रुपए के मार्कर पे 25% ऑफ करूंगा तब भी तो 15 का ही पड़ेगा, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं बोला, मैंने एक परसेंटेज लगा दी। तो परसेंटेज में क्या बोलना है, डिस्काउंट। और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर हैं, दोनों में ही प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। सेल को प्रमोट करने के लिए अगर स्पेसिफिक अमाउंट की वैल्यू कम करी गई है तो दैट इज रिबेट, परसेंटेज में करी गई है दैट इज डिस्काउंट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, रिफंड। रिफंड समझते हो, रिफंड होता है पैसा वापस आना, कैशबैक। पेटीएम पे आता है, सेल्स को प्रमोट ही तो कर रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं। रिफंड पहले होता था कि हाँ ये तुम लोग ये चिप्स ले जाओ, ये चिप्स का पैकेट ले आना वापस और 2 रुपए वापस ले जाना, पहले होता था। मुझे आई डोंट नो कि तुम लोगों ने ऐसा ऑफर देखा है या नहीं देखा है, मैंने देखा है कि ये च्युइंगम ले जाओ, ये च्युइंगम के 10 रैपर ले आना और 10 रुपए वापस ले जाना, ऐसा कुछ ऑफर होते थे। तो दैट इज योर रिफंड्स। उसके बाद प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि वही बॉर्नविटा के साथ, बॉर्नविटा एनर्जी देता ना, एक रैकेट फ्री दे दिया, कॉफी के साथ कॉफी मग फ्री दे दिया, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, जूस के साथ एक ग्लास फ्री दे दिया, दैट इज अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, समझे। उसके बाद आता है क्वांटिटी डील्स। क्वांटिटी डील क्या होता है कि वही आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा क्वांटिटी, एक्स्ट्रा एयर मिलेगा आपको चिप्स के पैकेट में 25%। तो ये बेसिकली क्वांटिटी डील्स हैं। लकी ड्रॉज, लकी ड्रॉज पहले बहुत हुआ करते थे, कूपन निकलेगा जी, आपको हर प्रोडक्ट के साथ एक कूपन मिलेगा, उसे स्क्रैच करना, कोड मिलेगा, कोड हमें SMS करना, हम आपको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में क्या देंगे, एक रोज देंगे, वो भी डुप्लीकेट, नकली। ये लकी ड्रॉज होते हैं। वो लकी कोई होता ही नहीं है, कोई लकी होता ही नहीं है। अल्टीमेटली आप में से अगर किसी का नाम लकी है तो आप वैसे लकी हो, लेकिन इनकी नज़र में आप लकी नहीं हो। इसके बाद यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को कोई वेकेशंस दे दी, कोई ट्रिप दे दी, कोई टूर दे दिया, जो कि जल्दी से कोई देता नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं। तो ये सब यूजेबल बेनिफिट्स होते हैं, मतलब पैसा नहीं देंगे, आप इन बेनिफिट्स को यूज कर सकते हो। लास्ट क्या होता है हमारे पास, इजी EMIs। इजी EMI मीन्स कि आप लोगों को आजकल देख रहे हो ना कि इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट करके आप प्रोडक्ट ले सकते हो। आपको टेलीविजन लेना है, आपको कोई बेसिकली रेफ्रिजरेटर लेना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, आपको कुछ भी लेना है, तो आप इजी EMI इंस्टॉलमेंट्स पे वो प्रोडक्ट बहुत इजीली बाय कर सकते हो, दैट इज इजी EMI। तो ये सारी चीजें कंपनीज यूज करती हैं अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, लास्ट, अंतिम, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस मतलब समाज के साथ अच्छे संबंध बनाना। बहुत मुश्किल होता है वैसे हिंदी बोलना, बट मैं ट्राई करता हूँ। पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक, देखो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक मार्केट में रहते हैं, तो अगर मैं कोई कंपनी हूँ, मैं ये चाहूँगा कि मेरा कस्टमर एक बार नहीं, मेरा कस्टमर बार बार आए, मेरे पास आए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी सोसाइटी में इमेज बहुत अच्छी हो, मेरी पब्लिक के साथ एक अच्छी इमेज बन जाए, रिलेशन बन जाए। वो मुझे हेल्प करेगा मेरी सेल को प्रमोट करने में, क्योंकि अच्छी गुडविल होगी तो बार बार लोग आएंगे ना। तो ये इसमें आता है। इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, PRD, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स। जनरली अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ये काम कर देता है, लेकिन अगर बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे इसका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, PRD, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है, यही रिलेशंस मेंटेन करना, गुडविल बना के रखना कंपनी की। क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। ये कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, विच आर डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज, कंपनी की इमेज को अच्छा दिखाना, एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन पब्लिक्स आइज, लोगों की नज़र में। क्या करते हैं अपनी इमेज अच्छा दिखाने के लिए, कल्चरल इवेंट्स रखेंगे बार बार, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करें, जो सोसाइटी के सामने अच्छा बनेंगे ना, कि हाँ देखो हम तो बहुत शरीफ हैं भाई, हम तो ये बटन भी बंद कर लेंगे, हमसे अच्छा सुंदर साफ सुथरा कोई नहीं है, हम सबसे प्यारे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी फॉर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करना। जैसे आप अगर क्लासमेट के कोई रजिस्टर्स लेते हो या पेन लेते हो, आई डोंट नो, और उसके पीछे लिखा होता है कि वो कुछ परसेंटेज कहीं पे कंट्रीब्यूट करते हैं उस सेल का, 1% और 2%, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि अब भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट पहले जब हम लोग 11th-12th में थे तब हम क्लासमेट का बहुत लेते थे रजिस्टर्स वगैरह। तो वो सिर्फ पर्पज़ उनका क्या है, कंट्रीब्यूशन करने का, कि वो अपनी इमेज अच्छी दिखा रहे हैं। उसके बाद चिल्ड्रन राइट्स के लिए आवाज़ उठाना, पैसा प्रमोट करना, एजुकेशन, पढ़ाई के लिए, बैकवर्ड एरियाज़ के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रमोट करना, ये सब चीज़ें ये करके क्या करना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, लोगों की नज़र में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। इट वुड डेफिनेटली हेल्प देम टू ग्रो, और इससे उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक पब्लिक रिलेशंस का, और इसी के साथ हमारा चैप्टर मार्केटिंग भी हो जाता है।
समाप्त। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी तुम लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ साथ याद हो गया होगा। रिवाइज करोगे क्या? आ जाओ जरा एक बार मार्केटिंग में। मार्केटिंग मिक्स पढ़ लिया सबसे पहले। क्या क्या आ गया मार्केटिंग मिक्स में? 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में क्या आ गया आपका? BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग में ऐसा कुछ खास नहीं था। पैकेजिंग में 3 लेवल ऑफ पैकिंग, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद लेबलिंग तुम्हें पता ही है, जानकारी देना, लॉ के द्वारा भी हो सकती है और नॉर्मल जानकारी भी हो सकती है। उसके बाद प्राइस कैसे सेट करना है, कॉस्ट को ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखो, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखो, इस तरीके के फैक्टर्स थे। प्लेस पढ़ना नहीं है। प्रमोशन में 4 चीज़ें मैंने बताई, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस और कौन सा रह गया? एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग और हो गया, तो एडवर्टीजमेंट हो गया। पर्सनल सेलिंग कैसे करी जाती है? 1 on 1, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल, ठीक है। एक में एक दूर तक पहुंच जाता है एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा, पर्सनल सेलिंग इतनी दूर तक नहीं जाता। एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट कम है, पर्सनल सेलिंग में ज़्यादा है। इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस लिख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और पब्लिक रिलेशन, समाज के साथ संबंध बनाना।